हेलो दोस्तों, मैं भी शुक्ला आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप बीए सेकंड सेमेस्टर में हैं, आपने मध्यकालीन इतिहास ले रखा है तो आपको मॉडल पेपर लेके आया हूं आपके बीच में दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आपका ये मॉडल पेपर आपके क्वेश्चन पेपर में बहुत ही लाभकारी होगा और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पेपर होगा। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो आपको दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको के पेपर में पूछा जाएगा, किस तरीके से आएगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये मॉडल पेपर को पूर्ण रूप से देखना पड़ेगा। इसमें आपको सारे क्वेश्चन अपडेट करा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। बने रहें दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके अपडेट कराया गया और जो आपके पेपर में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन लगभग आपका बताया गया है। तो आप लोग ये चीज़ें ना भूलें कि हम आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए लेके चलते हैं आपके मॉडल पेपर की तरफ। और हाँ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना ही भूल गया दोस्तों, क्योंकि अब आपको बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेकंड सेमेस्टर में हैं उनका पेपर नज़दीक है, तो वो लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इस तरीके से ऐसे चांस आप लोग कभी ना गंवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन में नहीं आएगा। तो आप लोग तैयार करिए और मैं अगला मॉडल पेपर फिर से लेके आऊँगा आप लोगों के बीच में। तो ऐसा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा कि हमें बराबर क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और जो भी आपको लॉन्ग आंसर या उसके आपको अलग से क्वेश्चन चाहिए तो वो आपको भी अपडेट कराया जा रहा है। आपका दोस्तों रहा आज का ये आपका पेपर, यानी इसमें लिखा है कि बीए सेकेंड सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास। यहाँ पे आपका साफ साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा मध्यकालीन इतिहास। प्रश्न पत्र हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आपका 300 से 1200 से ईस्वी तक है, वो 2022 और 23 का आपका मॉडल पेपर इसके अकॉर्डिंग आपको तैयार किया गया है। नोट, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग, ये आपका होगा सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। खंड आ यानी कि ये आपके खंड आ के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताएंगे। नोट, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो। पहला आपका आता है दोस्तों फाहियान, पहले का फर्स्ट आता है आपका क्या, फाहियान। अब फाहियान के बारे में थोड़ा बहुत आपको हम ज़रूर बताएंगे। इसमें आपका होगा दोस्तों कि चीनी यात्री फाहियान जो अपनी भारत यात्रा पर चीन से 399 ईस्वी में चला और 414 ईस्वी में वह चीन पहुंचा। भारत में उसका समय जो रहा वो 400 से 411 ईस्वी तक माना जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अपनी भारत यात्रा पर आया था। उसकी भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों के प्रतिलिपियों को प्राप्त करना और बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा करना था। अपने यात्रा विवरण में भारत तत्कालीन परिस्थितियों के संबंध में कुछ लिखा है, परंतु क्योंकि उसकी रुचि मूलतः धर्म में थी, इस कारण उसके विवरण में हमें भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में ज्ञात नहीं होता है, अपितु केवल सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों को जानने में सहायता मिलती है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का फर्स्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको बताएंगे पल्लव वंश का योगदान, जो पल्लवों का योगदान था उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। पल्लव का योगदान निम्नलिखित रूप से है। यानी कि पल्लवकालीन धार्मिक योगदान में आपका होगा कि पल्लव नरेश हिंदू धर्मावलंबी थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रतिहार उतार दृष्टि से अपनाया। फिर उन्होंने कला के क्षेत्र में पल्लवों का योगदान था। उसके बाद में फिर आपका साहित्य के क्षेत्र में पल्लवों का योगदान था। उनकी यानी कि मामल्ल शैली, राजसिंह शैली और अपराजित शैली, इस तरीके से उनका था। अब इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको बताएंगे कि जो साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने काम किया कि पल्लव काल साहित्य उन्नति का भी काल था। पल्लव नरेश विद्या प्रेमी थे,
उन्होंने अनेक प्रसिद्ध विद्वानों को योगदान दिया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्ता विलास यानी कि प्रहसन की रचना की। तो ये पल्लव वंश का योगदान जो माना जाता है वो कौन कौन से, पहला तो आपका माना जाता है पल्लव कालीन में का जो है वो धार्मिक योगदान, फिर कला के क्षेत्र में योगदान उनका था, उसके बाद में फिर साहित्य के क्षेत्र में। तो ये 3 इनका मुख्य रूप से माना जाता है। अब तीसरा आपका आता है दोस्तों कि सीमांत प्रदेशों की अधीनता, यानी कि सीमांत प्रदेशों की अधीनता। इसमें आपको हम थोड़ा बहुत बताएंगे। सीमांत प्रदेशों की अधीनता जो है वो समुद्रगुप्त की विजय से उसके साम्राज्य के पूर्वी पश्चिमी सीमांत के राज्यों में भी उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसकी पूर्वी सीमा की स्थित राज्य थे, पहला तो था कि समतट में जो पूर्वी बंगाल के समुद्र तट के निकट भाग, दूसरा आता है कामरूप वर्तमान जो है वो असम, तीसरा दबाक यानी ढाका में, फिर चौथा नेपाल यानी आधुनिक नेपाल राज्य हो गया, फिर कार्तिपुर यानी जालंधर जिले के करतारपुर अथवा उत्तर प्रदेश कुमायूं गढ़वाल, ये फिर मालो में आपका, इसमें आपका आता है राजस्थान के उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा पर इनका होता है पश्चिमी यानी कि हाँ पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य थे। उसके बाद में फिर आपका आता है कि अर्जुनायन यानी इसमें आगरा, अलवर था, भरतपुर आदि देश के सम्मिलित थे। तो ये सीमांत जो प्रदेश थे, प्रदेशों की इनकी जो अधीनता के अंतर्गत है वो आपको यहाँ पे बताया। फिर सनकादिक है उसमें, इसमें मध्य प्रदेश के उदयगिर प्रदेश हैं, फिर खरपरिक में आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के दमोह जिला सम्मिलित था, फिर उसके बाद में फिर अयोध्या में उसे पंजाब, उत्तर प्रदेश और प्रदेश शामिल पश्चिमी राजपूताना हो गया, भिलसा तथा झांसी प्रदेश सम्मिलित थे। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे स्वभाव में आपको मिलेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है वो समुद्रगुप्त, यानी कि 335 ईस्वी में 375 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। वह गुप्त वंश में नहीं अपितु संपूर्ण प्राचीन भारत में महानतम शासकों में गिनाता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जानकारी से हरिश्चंद्र द्वारा रचित इलाहाबाद के स्तंभ यानी अभिलेख एरण शिलालेख तक प्राप्त सिक्कों से मिलती है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख में हमें पता चलता है कि उत्तर के दक्षिण भारत कई राज्यों में परास्त था और उसका आदर्श भारत राजनीतिक एकीकरण था। समुद्रगुप्त की विजयों तथा उसकी नेपोलियन के साथ तुलना का वर्णन ही उसे क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त, तो यानी कि समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन इस वजह से कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है ह्वेनसांग। ह्वेनसांग कौन है? हर्षकालीन यानी कि हर्षकालीन शासन चीनी यात्री ह्वेनसांग यात्रा के कारण भी इतिहास में महत्वपूर्ण है। उनका जन्म 600 ईस्वी में हुआ और वो चीन से 629 ईस्वी में चला और भारत पहुंचा। एक लंबे काल तक भारत में रहने के बाद वह 645 ईस्वी में चीन वापस लौटा। वह बिहार में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा भारत बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था। यह तीर्थयात्री हर्ष के दरबार में कई वर्षों तक रहा और इसके दरबार तथा तत्कालीन जीवन का विवरण लिखा। यह विवरण उसके द्वारा लिखी पुस्तक यानी कि सी चूकी में प्राप्त होता है। उसने भी अपनी यात्रा के करीब करीब फाहियान के यात्रा मार्ग को ही अपनाया था। वह चीन से चला और गोबी रेगिस्तान मध्य एशिया को पार कर ताशकंद यानी कि बलख और काबुल होता हुआ गंधार, समरकंद, जलालाबाद और तक्षशिला, सकल, लाहौर, कुरुक्षेत्र, विराट, मथुरा, हरिद्वार, कन्नौज, प्रयाग, अहज़, श्रावस्ती, वैशाली और बौद्ध गया आज सभी स्थानों पर गया। तो इस तरीके से हर्षकालीन के समय में जो ह्वेनसांग आया था, तो ये ह्वेनसांग किस तरीके से अपने यहाँ का जो राजा थे वो लिया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इसमें छठवा आपका आता है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। अब आपका आता है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय। संभवतः नालंदा का प्राचीन नाम नाल था, यानी कि
जो नालंदा विश्वविद्यालय उसका प्राचीन नाम था वो नाल था। यह बिहार में नालंदा नामक स्थान पर जो राजगृह या राजगिर में लगभग 8 मील उत्तर की ओर स्थित है। यह बौद्ध महाविहार 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। बौद्ध तथा जैन दोनों के धार्मिक साहित्य में नालंदा ग्राम का नाम आता है और प्रारंभ में यहाँ एक चैत्य था, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक ने इस चैत्य के समीप एक बौद्ध विहार बनवाया था। कालांतर में इस विहार के आसपास अन्य अनेक विहार बन गए और यही विहार नालंदा विश्वविद्यालय के आधार पर बने। यद्यपि नालंदा गांव का नींव अशोक ने ही रखी, लेकिन एक विश्वविद्यालय के रूप में यह बहुत बाद में विकसित हुआ। तो यही इस तरीके से आपका ये नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। अब आपको आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रकूट कौन थे? यानी कि राष्ट्रकूट के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताएंगे। अब राष्ट्रकूट के बारे में यहाँ पे राष्ट्रकूट कौन थे, कैसे थे, ये चीज़ें आपको बताएंगे कि राष्ट्रकूट जो हैं वो राष्ट्रकूट वंश दक्षिण के प्रमुख यानी कि राजवंशों में से एक थे। यानी कि जो राष्ट्रकूट थे वो दक्षिण वंश यानी कि राष्ट्रकूट वंश जो दक्षिण के प्रमुख राजवंशों में से एक थे। इस अंश यानी कि इस वंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक शासन किया। इसने दक्षिण की राजनीतिक तथा संस्कृति जीवन में प्रशंसनीय योगदान दिया। राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के बाद में इतिहासकारों ने विभिन्न विचार प्रकट किए। डॉक्टर A.S. अत्लेकर के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रकूट कर्नाटक के मूल निवासी थे, क्योंकि ये कन्नड़ भाषा का उपयोग करते थे। डॉक्टर J.S. कालीट का कथन है कि राष्ट्रकूट उत्तरी भारत के राठौर वंश से थे और डॉक्टर P.B. देसाई के विचारानुसार कि राष्ट्रकूट कर्नाटक के रठिक वंश में से थे। तो इस तरीके से इनको कई चीज़ों में इनको बताया गया है। फिर आपका आता है दोस्तों कृष्ण प्रथम, यानी कि कृष्ण प्रथम के बारे में। ये कृष्ण प्रथम जो है वो आपको 756 से 777 यानी कि दंती दुर्ग के पश्चात उसका चाचा यानी कि दंती दुर्ग के पश्चात उसका चाचा जो है वो कृष्ण प्रथम यानी कि 756 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और इसके शासनकाल में वाताप के चालुक्य शासक जो कीर्तिवर्मन द्वितीय ने अपने खोए हुए प्रदेश को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण ने उसे पराजित कर चालुक्य शक्ति का पूर्ण रूपेण विनाश कर दिया। 768 ईस्वी में कृष्ण ने गंग शासक यानी कि श्री पुरुष पर एक भीषण आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के अंग शासक की पराजय हुई और उसने कृष्ण प्रथम की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो ये कृष्ण प्रथम जो थे कुछ इस तरीके से थे। फिर आपका आता है दोस्तों पुलिकेशन जो है, पुलिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे। अब ये पुलिकेशन आपका द्वितीय है। पुलिकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का महाप्रतापी राजा था। कौन थे? जो पुलिकेशन द्वितीय था वो कहाँ का था? चालुक्य वंश का प्रतापी राजा था। उसने 609 यानी कि उसने 609 ईस्वी में से और 642 ईस्वी तक राज्य किया। वह पहली दक्षिणी राजा था जिसने उत्तर के हर्ष जैसे महान राजा को पराजित किया। सबसे पहले उसने राज्य के विद्रोहियों को नाश किया। फिर विद्रोहियों में गोविंद और आपचायक मुख्य थे। उन्होंने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया और बढ़ते हुए बीसा नदी तक पहुँचे। पुलकेशन ने कूटनीति से गोविंद को अपने साथ मिला लिया और आपचायक को परास्त कर दिया। तो इस तरीके से पुलकेशन द्वितीय का इसमें योगदान जो था। अब आपको बात करेंगे पल्लव कालीन का धार्मिक योगदान। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपका आता है कि पल्लव कालीन का जो धार्मिक योगदान है उसके बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत आप लोगों को दोस्तों। इसमें आप लिखेंगे कि पल्लव नरेश हिंदू धर्मावलंबी थे, यानी कि पल्लव नरेश वो हिंदू के धर्मावलंबी थे और लेकिन उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण में पता चलता है कि कांची में अनेक बौद्ध विहार थे जिनमें हजारों भिक्षु रहते थे। निर्ग्रंथ या जैन धर्म का उल्लेख ह्वेनसांग ने किया। पल्लव नरेशों ने अनेक
विष्णु तथा शैव मंदिर का निर्माण कराया। दोनों सांप्रदायिक के अनेक आचार्यों ने धार्मिक ग्रंथों की तमिल भाषा में रचना की। तो इस तरीके से इनका जो पल्लव कालीन का धार्मिक योगदान था वो इस तरीके से था। तो दोस्तों ये आपका यानी कि खंड आ का जो क्वेश्चन थे वो कुछ इस प्रकार मैंने आपको बताया। अब आपको खंड बा के अंतर्गत जो क्वेश्चन है वो आपको बताएंगे। दोस्तों वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही होगी, ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा भी जाता है, तो ज़रूर देखते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अब बात करेंगे खंड बा यानी कि सेक्शन बी के अंतर्गत क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में हो। दूसरा क्वेश्चन आपका है कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है। अब आपका आएगा इसमें कि त्रिकोण यानी कि त्रिकोण के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष था वो कन्नौज के लिए। इसमें आपको बताएंगे कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे एक गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया था। वास्तव में उस समय कन्नौज की उत्तरी भारत के इतिहास में वही स्थान था जो सभी पाटलिपुत्र का मगध के इतिहास में था। कन्नौज ने केवल उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र और अपितु व्यापारिक केंद्र भी था। गंगा तथा यमुना के मध्य स्थित होने के कारण यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। इसलिए कन्नौज को प्राप्त करने वाला यहाँ से अपार धन प्राप्त कर सकता था। दूसरे क्वेश्चन में कन्नौज के बारे में यह था आपका। उसके बाद में आप लिखेंगे कि अतः कन्नौज राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पक्षों में बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश था। इन कारण से कन्नौज राजाओं ने कन्नौज को अपने अधीन करने का प्रयास किया। इस पर अधिकार करने के लिए पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजाओं के मध्य यानी कि दीर्घकालीन संघर्ष हुआ। यह संघर्ष इतिहास के त्रिकोणीय अथवा त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक यानी कि 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा। फिर इसके बाद कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष पाल वंश के राजा धर्मपाल के समय 780 में आरंभ हुआ और धर्मपाल वंश की एक शक्तिशाली शासक था। वह कन्नौज पर अधिकार करके अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, परंतु प्रतिहार राजा वत्स राजा इसे सहन करने को तैयार न था। उसने गंगा यमुना दोआब के मध्य हुई एक लड़ाई में धर्मपाल को पराजित कर दिया, परंतु इसी समय राष्ट्रकूट के महान राजा ध्रुव ने कन्नौज को अपने अधिकार लेने का लक्ष्य से वत्सराज के आक्रमण करके उसे भगा दिया। स्थिति की दृढ़ नहीं कर पाया था। अपने साम्राज्य के राज सिंहासन के लिए पैदा हुई कठिनाइयों के कारण उसे लौटना पड़ा। ऐसी स्थिति में लाभ उठाकर धर्मपाल फिर अपने सैनिकों के साथ लेकर कन्नौज की ओर बढ़ा। उसके सैनिक के जो इंद्रदूत को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने अब अपने आधिपत्य में कन्नौज को चक्रयुद्ध को बिठाया, यानी कि पहले कौन से थे? पहले थे आपके जो कन्नौज के राजा थे, यानी कि जो वहाँ के राष्ट्रकूट थे, यानी कि राष्ट्रकूट सदा ध्रुव ने कैसे किया था। अब आपको यहाँ पे वत्स राजा के यानी कि धर्मपाल अब अधिपत्य कन्नौज के चक्रयुद्ध में बिठाया और इस समय वत्स राजा यानी कि वत्सराज जो थे उनकी मृत्यु के पश्चात अधिकार कर लिया। इस कारण धर्मपाल के नागभट्ट द्वितीय के साथ युद्ध करना पड़ा और इस युद्ध में जो मुंगेर यानी बिहार में हुआ था, धर्मपाल की पराजय हो गई उसमें। और धर्मपाल के आह्वान पर राष्ट्रकूट के शासन गोविंद द्वितीय यानी कि गोविंद तृतीय जो ध्रुव का उत्तराधिकारी था और कन्नौज की ओर बढ़ा, उसने नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। नागभट्ट द्वितीय के दुर्बल उत्तराधिकारी रामभद्र के समय में पाल वंश के शासक यानी कि देवपाल में कन्नौज का अपना अधिकार में ले लिया गया था। और फिर आपका आता है दोस्तों कन्नौज के संघर्ष के जो परिणाम आए उसके बारे में।
कन्नौज के लिए चलने वाला यह लंबा तथा भयंकर संघर्ष 3 राजवंशों, जो आपका आता है पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट, के लिए तीनों विनाशकारी प्रमाणित हुआ। इस संघर्ष के कारण ये तीनों राजवंश बहुत कमज़ोर हो गए, यहाँ तक कि वे अपने अपने प्रदेशों को भी नियंत्रण में ना रख सके। राष्ट्रकूटों के प्रदेशों और परवर्ती चालुक्यों ने अधिकार कर लिया। प्रतिहार राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। बंगाल में पाल वंश का स्थान सेन वंश ने ले लिया, और इस प्रकार हम देखते हैं कि कन्नौज के लिए इस त्रिपक्षीय संघर्ष ने तीनों राजवंशों का पतन कर दिया। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है तीसरा क्वेश्चन क्या आता है आपको कि हर्ष को उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू रक्षा कहा जाता है, हिंदू रक्षा कहा जाता है, और इस कथन की विवेचना कीजिए। अब आपको दोस्तों इसमें हम बताएंगे, यानी हर्ष को उत्तर भारत के अंतिम महान हिंदू रक्षा कहा जाता है, और इस कथन की विवेचना कीजिए। हर्ष का मूल्यांकन, आप लोग को हेडिंग डालेंगे कि अंतिम हिंदू सम्राट। हर्ष का उत्तर भारत का अंतिम महान सम्राट कहा जाता है, मगर यह बात आंशिक तौर पर सही है कि ह्वेन-सांग के विवरण में पता चलता है कि वे प्रारंभ में शैव था, लेकिन बाद में वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया। निसंदेह उसने हिंदू धर्म के महान सिद्धांत यानी अर्थात दान ही धर्म है को अपनाया तथा दीन दुखियों की सेवा की। उसने धार्मिक सहिष्णुता को प्राचीन हिंदू शासकों को परंपरा की जारी रखा। फिर दूसरा आपका हेडिंग आता है कुशल प्रशासक। उसने 606 से 650 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से शासन किया। हर्ष ने अपने साम्राज्य पर गुप्त लोगों की तरह राज किया। अंतर सिर्फ यह था कि उसका शासन जो है वो अधिकतम सामंती और विकेंद्रित हो गया। प्राचीन परंपरा के अनुसार राज्य को जनता के धर्म का रक्षक, उसने कष्टों का निवारक तथा न्यायप्रिय होना चाहिए। इस कसौटी पर वह हर्ष खरा उतरा। उसने राज्यकाल में शासक का जनता के अधिक निकट संपर्क में आते हुए पाते हैं, और हर्ष ने अपनी विजयों के दौरान राजकीय दौरे को भी अपना कर्तव्य समझा। फिर तीसरा आपका आता है दोस्तों एक विजेता के रूप में। हर्ष अपने काल का एक महान विजेता था। उसने केवल बंगाल के शासक यानी शशांक से बदला ही नहीं लिया, अपितु अपनी शक्ति का प्रसार भारत के अन्य राज्यों में भी किया। ह्वेन-सांग के अनुसार उसने उत्तरी भारत के 5 देशों के अपने अधीन कर लिया। वे 5 प्रदेश संभवतः पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा के राज्य थे। पश्चिम से उसने वल्लभी के शासक ध्रुव सेन द्वितीय से भी अपना लोहा मनवाया, और इसके अधीन पश्चिमी मलवा को राज्य भी था। फिर चौथा आपका था दोस्तों बौद्ध धर्म का महान प्रचारक, यानी कि आरंभ में अशोक की तरह वह भी पहले हिंदू धर्म को मानता था। बाण के हर्ष चरित को से पता चलता है कि वह शशांक के विरुद्ध अभियान शुरू करने से पहले हर्ष ने शिव की पूजा की थी, और ह्वेन-सांग के विवरण से भी यह पता चलता है कि वह अंत तक सूर्योपासना भी करता रहा, और प्रयाग सम्मेलन में वह शिव, बुद्ध तथा सूर्य तीनों की पूजा करता था। परंतु धीरे धीरे वह बौद्ध महात्मा दिवाकर मित्र यानी जिससे हर्ष की भेंट विंध्या प्रदेश के समय में हुई थी, जब वह अपनी बहन राजश्री को ढूंढ रहा था, तब बाद में ह्वेन-सांग के संपर्क में वह बौद्ध हो गया। फिर आपका आता है नेक्स्ट कि महान साहित्य प्रेमी तथा विद्युत अनुरागी। हर्ष महान साहित्यानुरागी था, और डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार हर्ष ने केवल योग्य साहित्यकार उदार आश्रयदाता था, वरन वह स्वयं भी एक उच्च कोटि का लेख विशारद तथा सुविख्यात लेखक था। फिर छठवां आता है आपका एक महान दानी। हर्ष के लिए इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि वह कर्ण की भांति दानवीर था। बहुत ही बढ़िया है, जिसके अनुसार वो कर्ण की तरह एक महान दानवीर था। हर 5वें वर्ष एक प्रयाग में एक सभा करता था, जिसमें दीन दुखियों तथा मरीजों को अपना सारा धन बांट दिया करता था। एक प्रयास सभा में 643 में चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने, जहाँ स्वयं उपस्थित था, ने लिखा है, इस प्रकार हर सारे आभूषण व वस्त्र को दान कर दिए, तब अपने बहन राजश्री से मांगकर एक पुराना वस्त्र पहना। फिर सातवां आपका आता है दोस्तों कला का पोशाक।
कला का पोषक। हर्ष एक कला प्रेमी था। कन्नौज शहर स्वयं अपने आप में कला अद्भुत नमूना था। कई देव मंदिर भारत यानी कि मंदिर भी बने। उसके समय के कई कला के नमूने आज भी विद्यमान हैं। ताम्रपत्रों पर हर्ष के हस्ताक्षरों से उसकी लेखन कला का चातुर्य का आभास मिलता है। मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, शाहबाद में भभुआ के पास मुंडेश्वरी का मंदिर भी हर्षकालीन ने किया था, हर्षकालीन की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के मंदिर की प्रमुख विशेषता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि महाबली के मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इस तरीके से आपको महाबलीपुरम के बारे में बताएंगे। इस नगर की स्थापना पल्लव वंश यानी कि पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन यानी कि मामल्ल ने की थी। यह नगर मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यह बंदरगाह वाला मद्रास से 32 मील दक्षिण पालर नदी के मुहाने पर पड़ता है। पल्लव काल में मल्लमपुरम निश्चय एक ही व्यस्त बंदरगाह रहा होगा तथा वहाँ राज्य के निवास स्थान, उनकी बाजार, गोदाम और बाहर से आए लोगों के ठहरने के स्थान होंगे। अपेक्षाकृत शीघ्र नाशवान पदार्थों के लैकिक कार्यों के लिए बने भवन तो अब नहीं रहे, पर प्राकृतिक चट्टान को काट कर बनाए गए बड़े कक्ष की मूर्तियां अब भी विद्यमान हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि महाबलीपुरम दक्षिण भारत का एक मुख्य सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा, जहां से निकलकर शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रभावों ने हिंदी, चीन एवं हिंद एशिया की कला को विशेष रूप दिया होगा। यह नगर नरसिंह वर्मन ने बनवाए। कौन बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने बनवाया। एक परस्तरीय मंदिर है जिनमें सामान्यतः 7 पैगोडा यानी अर्जुन रथ है, जो आपका पहला आता है भीम रथ, दूसरा धर्मराज रथ, तीसरा सहदेव रथ, चौथा गणेश राय, फिर पिंडारी रथ तथा बैलेया कुट्टई रथ। इन मंदिरों को कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। बहुत ही अलंकृत मुख्य द्वार, 8 कोण वाले सिंह स्तंभ का अलंकार के लिए दीवारों पर राजा और रानी की मूर्तियां लगाई गई। यद्यपि ये मंदिर पांडवों के नाम से पर भी बनाए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये शैव मंदिर, इन रथों का विकास बौद्ध विहारों तथा चैत्यों से हुआ है। इनमें द्रौपदी रथ एक अलग शैली का है। इन रथों में कुछ की छत पिरामिड के आकार की है और कुछ के ऊपर शिखर। ये मंदिर की शिलाखंडों को काटकर बनाए गए हैं तथा काष्ठ निर्मित रथों की शक्ल पर बनाए गए जान पड़ते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इन मंदिरों के निर्माताओं ने अधूरा छोड़ दिया। मामल्लपुरम की मुख्य पहाड़ी यानी विभिन्न स्थलों पर महामल्लम शैल की कुल मिलाकर 10 मंडप यानी कि मंदिर, इनमें कोई यानी कि मंदिर बड़े आकार का नहीं है। मंदिरों की मुख्य विशेषता उनके खंभे, उनके ऊपर का बेलन जैसी गोल लंबी कार्निस के सामने यानी कि कुडुओं को सजाया गया है। कार्निस के ऊपर एक यानी कि युंडेरा है जो छोटे छोटे द्विमूर्तियों से, जो बारी बारी से लंबी और छोटी हैं, बनी हुई हैं। मूर्तियों में उल्लेखनीय वराह और वामन यानी अवतार जैसे सूर्य, दुर्गा और यानी कि गजलक्ष्मी तथा राज सिंह, विष्णु एवं महेंद्र वर्मन ने अपनी रानियों के साथ सुंदर उभरी हुई मूर्तियां। इन मूर्ति समूह को स्पष्ट नाटकीय प्रभाव की निश्चितता इस काल की अन्य उभरी हुई मूर्तियों में भी उल्लेखनीय है। ये कुछ मूर्तियां अंततः सर्प यानी कि विष्णु और शयन और भैंस के रूप में राक्षस महर्षि के साथ दुर्गा की लड़ाई, जो दोनों महज मंडप में है, और पंच तांडव मंडप में गोवर्धन उठाते हुए कृष्ण की मूर्ति। निसंदेह महाबलीपुरम तथा मंदिर हमारे लिए गौरवशाली है। फिर आपका 5वां दोस्तों आता है क्वेश्चन कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूटों, पाल एवं प्रतिहार के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। 5वां क्वेश्चन आपका आता है। अब इसमें हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट, पाल एवं प्रतिहारों के बीच संघर्ष का त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के 3 कोनों में
3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुए थे। दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल और पश्चिम में उत्तरी भारत में गुर्जर यानी प्रतिहार। यद्यपि ये तीनों साम्राज्य कन्नौज पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षी के कारण परस्पर लड़ते रहते थे। यद्यपि उन्होंने एक बड़े भूभाग में स्थित कॉलोनी रखी और स्थिति यानी कि साहित्य तथा कलाओं को प्रोत्साहित किया। इसमें पहला आपका आता है कि कन्नौज की कमजोर स्थिति। हर्ष के समय के बाद से उत्तरी भारत के प्रमुख का प्रतीक कन्नौज बनाता है। क्योंकि इस समय कन्नौज की स्थिति सर्वाधिक कमजोर थी, इसलिए तीनों शक्तियों ने इस पर अधिकार करने का प्रयास किया। फिर दूसरा पता है राजनीतिक गतिविधियों की धुरी। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण कन्नौज नगर पर अधिकार करने की महत्वाकांक्षी मात्र नहीं थी। कन्नौज केवल न इन तीनों महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा को क्रीड़ा स्थल था, यानी गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज का अब वही स्थान हो गया जो मगध साम्राज्य के इतिहास में कभी पाटलिपुत्र का था। फिर तीसरा होता है प्रमुख नगर तथा उपयुक्त भौगोलिक स्थिति। त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण यह भी था कि हर्ष के समय कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था। गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि उत्तरी पूर्वी भारत के मध्य व बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। चौथा पता दोस्तों प्रमुख तीनों शक्तियों के लिए अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र। इसके अतिरिक्त पाल और गुर्जर प्रतिहार दोनों के लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी के लिए पूर्ति के लिए कन्नौज के अधिक उपयुक्त क्षेत्र नहीं हो सकता था। साथ ही राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों के प्रति अपने विरोध और अपनी राज्य साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी की कीर्ति स्तंभों के चारों दिशाओं में स्थापना के लिए संघर्ष हस्तक्षेप किया। इसमें आपका था प्रतिहारों तथा पालों का संघर्ष। कन्नौज में नियंत्रण के संघर्ष सर्वप्रथम पाल वंश के यानी कि धर्मपाल जो 770 से 810 ईस्वी के राजकाल में हुआ। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करने का सर्वाधिक उत्सुकता भी दिखाई, क्योंकि उनके गुर्जर या प्रतिहारों यानी कि राज्य मलवा के दक्षिण में राष्ट्रकूटों का अधिकार क्षेत्र था। दूसरा आता है राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों में संघर्ष। इस बीच राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उत्तर भारत के प्रभुसत्ता के इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया और सर्वप्रथम वत्सराज को युद्ध में हरा दिया। अनेक अभिलेखों में हमें ज्ञात होता है कि ध्रुव पराजित होकर वत्सराज के लिए मरुमध्य अर्थात मरुस्थल प्रदेश में शरण लेनी पड़ी। तीसरा था पाल वंश को राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित करना। वत्सराज को पराजित करने के बाद ध्रुव ने पाल नरेश यानी धर्मपाल से लोहा लेना चाहा और ध्रुव ने गंगा यमुना के मध्य कहीं धर्मपाल को पराजित किया। इस तरह उत्तर भारत में प्रभुसत्ता के लिए पालों गुर्जरों प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के मध्य में एक शताब्दी से समय चलने वाले विकसन संघर्ष का ही श्रीगणेश हो गया। फिर आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट है कि पालों तथा कन्नौज पर प्रतिहारों का अधिकार। प्रतिहार उत्तर भारत के प्रभुसत्ता के विस्तार की महत्वाकांक्षी कुछ समय के लिए रुक गई, क्योंकि राष्ट्रकूटों से पराजित हो चुके थे। फिर पांचवा आता है प्रतिहारों द्वारा पालों में पराजित करना। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर पालों के प्रभुत्व को अधिक समय तक सहन नहीं कर सके। वत्सराज के बाद उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने पालों द्वारा कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया राजा चक्रयुध में पराजित कर दिया और कन्नौज में अधिकार कर लिया। फिर छठवां पाता है राष्ट्रकूटों द्वारा नागभट्ट को पराजित करना। मुंगेर युद्ध में गुर्जर प्रतिहारों की सफलता के समाचार को राष्ट्रकूटों ने बड़ी गंभीरता से लिया और राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को बुरी तरह पराजित किया और कन्नौज पर प्रतिहार सत्ता की स्थापना के उसके स्वप्न को भंग कर दिया। एक राष्ट्रकूट अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि धर्मपाल एवं आयुध शासक चक्रयुध में अपने समान शत्रु नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध रहे कि राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया था। फिर छठवां क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों राजपूतों के शासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों कि राजपूतों के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का
वर्णन करें, यानी कि एक वो जो इसकी विशेषता है उसके बारे में बताएंगे, यानी कि प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आंसर में लिखेंगे फर्स्ट आपका आएगा इसमें केंद्रीय शासन। पहला आएगा इसमें राजा, यानी कि राजपूत शासन व्यवस्था में राजा का पद सर्वोच्च होता था। वह केंद्रीय शासन की सुविधा का मुखिया था। राजा महाराजाधिराज नामक वही परम भट्टारक तथा परमेश्वर आदि बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करता था। राजपूत काल में राजा को देवता का प्रतीक माना जाता था और सारे शासन की व्यवस्था इसके इर्द गिर्द घूमती रहती थी। इसके बाद में दूसरा आपका होगा हेडिंग पटरानी और युवराज। राजा के बाद राज्य में रानी का पद महत्वपूर्ण था और उसे पटरानी कहा जाता था। धर्मार्थ यानी कि विभाग उसी के अधीन था। वह राजा के शासन कार्यों में भी सलाह तथा सहायता देती थी। फिर आपका आता है मंत्री परिषद, यानी कि राजपूत राजाओं ने अपने शासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था हुई थी। फर्स्ट में इसमें आपका आता है, इसका वर्ण इस प्रकार है कि पहले आपका आता है महामंत्री। महामंत्री राज्य का प्रधानमंत्री होता था। वह प्रायः सभी विभाग को देखरेख करता था और मुद्रा का आय पर नियंत्रण रखता। दूसरा आता है महासेनापति। सेना का मुख्य अधिकारी जो होता है वो महासेनापति अथवा दंडनायक कहलाता है। उसके अधीन कई सेनापति होते थे जो सेना के विभिन्न विभागों को देखरेख करता है। फिर संधि विग्रह, यानी कि विदेश मंत्री की संधि विग्राही कहते थे। राजा अपने युद्ध नीति उसी को सलाह से निर्धारित करता था। फिर आपका चौथा आता है दोस्तों अच्छ पट्टालिका, यानी कि वह राज्य की वित्त मंत्री था। वह राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। फिर पांचवा आता है महापुरोहित। वह पुरोहित का कार्य राज दरबार के लिए विद्वानों को एकत्र करना था, उन्हें आदान प्रदान करना था। फिर चौथा यानी कि छठा आता है भंडा, यानी कि भंडारिका, यानी कि भंडारिक। वह शाही राजकोषी का प्रधान होता था। फिर दूसरा स्थानीय शासन। दूसरा क्या आता है स्थानीय शासन। राजपूत तो राजाओं के अच्छे शासन की व्यवस्था के लिए अपने कई राज्य को प्रशासनिक इकाइयों में बांटा हुआ था। वह अर्थव्यवस्था केंद्रीय प्रदेश इसके लिए जो सीधे राजा के अधीन थे, हुए कुछ प्रदेश जागीरदारी सामंतों के अधीन थे जो स्वयं अपने अपने प्रदेश को का शासन चलाते थे। फिर तीसरा हुआ सामंती व्यवस्था, यानी कि राजपूत शासन सामंती व्यवस्था पर आधारित था। राजपूत शासकों ने अपनी राज्य की काफ़ी भूमि सामंतों में बांट रखी थी। ये सामंत अपने अपने प्रदेश की शासन ठीक उसी प्रकार चलाते थे जिस प्रकार राजा अपने प्रदेश को चलाता था। सामान्य प्रायः राज परिवार से ही संबंधित होते थे, परंतु कभी कभी राजा के अत्यधिक विश्वसनीय व्यक्ति को भी राजा का सामंत बना दिया जाता था। फिर आपका आता है सैन्य प्रबंध। राजपूतों की सेना ने मुख्यतः 3 अंग पैदल, घुड़सवार और हाथी शामिल थे, परंतु राजपूतों का शारीरिक संगठन में विभाजन एक निश्चित अनुपात में नहीं था। पैदल सिपाही तथा हाथियों की संख्या घुड़सवारों से अधिक थी। फिर आता है वित्तीय प्रबंध। राष्ट्र यानी कि राजपूत शासकों के वित्तीय प्रबंध के बारे में हमें बहुत कम जानकारी उपलब्ध है और इस यानी कि राज्य की आय के प्रमुख साधन भू राजस्व था। यह कुल उपज का 5वां भाग होता था। इसे उद्रंग अथवा उदंग भाग कहते थे। इसे नाद गाने की गाबुंड अथवा देश ग्रामकुंड नामक अधिकारियों द्वारा एकत्र किया जाता था। अकाल या किसी अन्य कारण जब फसलें नष्ट हो जाती थी तो किसानों से लिया जाने वाला भू राजस्व माफ कर दिया जो कर था, और मंदिरों तथा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि से भी कुछ कर लिया जाता था। और भू राजस्व के अतिरिक्त वनों, खानों, करों, उपहारों, जुर्मानों से भी राज्य को आमदन प्राप्त हो जाता था। राजपूत शासक इस धर्म का उपयोग जन कल्याण के कार्यों यानी कि सेना, राज दरबार का इनकी शान शौकत एवं राज कर्मचारियों को वेतन के लिए दिए जाने का खर्च करते थे। फिर आपका आता है दोस्तों, ये आपका सेक्शन सी यानी छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके अंतर्गत जो आपको क्वेश्चन पूछे गए वो आपको मैंने इसमें बताया। अब आपका आता है खंड सा। खंड सा में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपका लॉन्ग आंसर होता है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें फिर आपका आता है जो सेक्शन ए के अंतर्गत वो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं। खंड सा में पूछे जाएंगे जो प्रश्न आपके वो होंगे सेक्शन सी में 7वां, गुप्तकालीन में आर्थिक जीवन पर एक निबंध लिखिए। बहुत ध्यान, गुप्तकालीन का
जो आर्थिक जीवन है उस पर एक निबंध लिखना है। फिर 8वां आता है आपका समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है। इस कथन की विवेचना करते हुए समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन करें। यानी कि इसे नेपोलियन, समुद्रगुप्त को नेपोलियन क्यों कहा जाता है और इसके विजयी का वर्णन किए जहाँ जहाँ की स्थिति से राज्य में इसने विजय प्राप्त किए। फिर 9वां क्वेश्चन आना पड़ा चालुक्यों की संस्कृति उपलब्धियाँ क्या थी। फिर 10वां क्वेश्चन राजपूतों के अधीन सामंतवाद के उत्थान एवं विकास की विवेचना कीजिए। 11वां पद है कन्नौज के लिए संघर्ष की संक्षिप्त चर्चा की था, इस संघर्ष का परिणाम बताएं। तो ये आपका दोस्तों रहा सेक्शन सी के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन लॉन्ग होने के कारण मैं आपको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता क्योंकि आपको समझ में थोड़ा कम आएगा, तो इसका वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ, यानी कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर देखिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक एक क्वेश्चन अपलोड कराता रहता हूँ कि जो आपको यानी कि पेपर में थोड़ा आसानी हो जाए और इसमें आपको थोड़ा समझने में भी आसानी हो जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहा और आपका जो ये क्वेश्चन है वो विराम दिया जाता है और अगली वीडियो के साथ मैं ज़रूर उपस्थित होऊंगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर आपको इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।